हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जो पुष्प की संरचना होती है उसके बारे में बात की थी, और उसके बाद में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से हमारा जो नर जनन संरचना होती है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी अंदर से कैसी संरचना दिखाई देती है, कैसे इसके अंदर पराग कणों का विकास होता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाओ, साथ साथ में अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाओ। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन का। देखो, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, कल के वीडियो के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से पुष्प की संरचना को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? पुष्प की संरचना को। हमने पढ़ा था कि पुष्प की जो संरचना होती है उसके अंतर्गत सबसे बाहर की तरफ आपके क्या पाए जाते हैं? बाह्य दल पाए जाते हैं, या बाह्य दल पुंज पाया जाता है, जो कि कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था दलपुंज होता है। क्या होता है भाई? दलपुंज, जिन्हें हम सामान्य भाषा में पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पंखुड़ी। जो रंगीन होती हैं, किसी भी पुष्प में जो उसका रंगीन हिस्सा होता है ना, वो क्या होती हैं? हमारी पंखुड़ियां ही होती हैं। फिर इसके बाद में जो एक संरचना होती है वो होती है पुमंग। पुमंग की जो एक इकाई होती है उस इकाई को कहा जाता है पुंकेसर। उसकी सिंगल इकाई को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। अर्थात पुंकेसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुमंग का निर्माण करते हैं। और ये पुष्प का क्या होता है? नर जननांग होता है। ये पुष्प का क्या होता है? नर जननांग या नर जनन संरचनाएं होती हैं। और उसके बाद में हमने बात किया था कि एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं जायांग। जायांग की जो सिंगल इकाई होती है उसे हम कहते हैं क्या? स्त्री केसर। क्या कहते हैं भाई? स्त्री केसर। और ये वास्तव में किसी भी पुष्प में क्या होते हैं भाई? मादा जननांग होते हैं। तो इस प्रकार से एक पुष्प की संरचना पाई जाती है, और हमने इस पुष्प की संरचना को एकदम डिटेल के अंतर्गत डायग्राम की सहायता से समझा था। यहां पर हमने एक छोटा सा उसका रिवीजन देख लिया है कि पुष्प के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। अब इसके बाद में देखो, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पुंकेसर के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन दो के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका था कि जो आपका बाह्य दल होता है और जो दल होता है ये आपके सहायक जनन चक्र होते हैं। कैसे होते हैं? सहायक जनन चक्र। मुख्य रूप से जनन में हिस्सा लेने वाले जो संरचनाएं होती हैं, जो नर जननांग होते हैं वो होते हैं पुमंग अर्थात पुंकेसर,
और मादा जननांग होते हैं वो होते हैं हमारे जायांग अर्थात स्त्री केसर। अब देखो, हम यदि बात करें निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, भाई लैंगिक जनन है और लैंगिक जनन की सबसे मुख्य विशेषता यही होती है कि इसके अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, इनका क्या होता है, निषेचन होता है और उनके निषेचन से बाद में फिर नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन निषेचन होने के लिए सबसे पहले क्या बनना जरूरी है, नर युग्मक का बनना जरूरी है और मादा युग्मक का बनना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक पुष्प के अंतर्गत किस प्रकार से उसके नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं उनको समझना पड़ेगा। और क्योंकि ये निषेचन से पहले बनते हैं, इस कारण इन संरचनाओं को हम बोलते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व संरचनाएं। और इनके बनने में अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं, घटनाएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखो निषेचन पूर्व संरचनाओं में एक तो हमें नर के लिए देखना पड़ेगा, एक किसके लिए देखना पड़ेगा, मादा के लिए। तो नर के लिए जो संरचना होती है वो होती है हमारी पुंकेसर। तो हमें इस पुंकेसर की संरचना को समझना पड़ेगा और उसके बाद में हमें परागकण अर्थात पोलन ग्रेन जो होता है हमारा, उसको समझना पड़ेगा। यह हमारे निषेचन से पूर्व की घटनाएं और संरचनाएं होती हैं। और इसी प्रकार से हमें मादा में स्त्री केसर को समझना पड़ेगा और उस स्त्री केसर से हमारा क्या बन रहा है, बीजांड जो बनता है, उस बीजांड को समझना पड़ेगा। इन सारी घटनाओं को सबसे पहले हमें समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, पुंकेसर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, पुंकेसर के ऊपर बात करने वाले। तो ध्यान से देखना, ये सारी चीजें आपके बिल्कुल सिंपल सी हैं, इनमें बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत है नहीं। यहां पर जब आप पढ़ रहे हो तो सारी चीजें आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से उन चीजों को देखो, पूरा ध्यान लगाकर देखो। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका ध्यान चारों तरफ नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसके ऊपर, हमारे पुंकेसर के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे हैं, पुंकेसर की संरचना। सबसे पहले हम पुंकेसर को समझने वाले हैं कि पुंकेसर क्या होता है। आप ये तो समझ ही चुके हैं कि पुंकेसर हमारा क्या है, नर जननांग है। इसके अलावा जब हमने पुष्प की संरचना पढ़ी थी उस समय आपको बताया था कि जो पुंकेसर होता है ये आपके दो भागों से मिलकर बना होता है, या पुंकेसर के दो भाग होते हैं। कैसे भाई, देखो यदि हम पुंकेसर की संरचना बनाएं, यदि हम किसकी संरचना बनाएं, पुंकेसर की एक संरचना बनाएं, तो हम देखेंगे कि हमारा पुंकेसर होता है इस प्रकार से पाया जाता है। इस पुंकेसर में आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एक फूली हुई संरचना है और इस फूली हुई संरचना को हम बोलते हैं पराग कोश। इसे हम क्या बोलते हैं,
पराग कोश अर्थात एंथर कहते हैं। और इसके अलावा जो एक डंठल नुमा संरचना जो ये पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं पूतंतु। इसे क्या बोलते हैं हमें? पूतंतु। तो इस प्रकार से आपके पुंकेसर के अंतर्गत कितने हिस्से होते हैं? 2 भाग पाए जाते हैं। ये पूतंतु होता है एक डंठल नुमा, कैसा होता है भाई? डंठल नुमा या तंतु नुमा होता है। और ये क्या करता है? ये इस पुंकेसर को वास्तव में पुष्प से जोड़कर रखता है। क्या करता है? पुष्प से जोड़ता है। तो ये क्या कर रहा है? ध्यान से सुनना। ये हमारे पुंकेसर को पुष्प से क्या करता है? जोड़ता है। तो ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि पूतंतु का काम क्या है। अब ये जो जोड़ता है तो कहां जुड़ेगा? या तो ये किसी दल के साथ जुड़ा होता है, हमने पढ़ा था ना कि पुष्प के अंदर दल पाए जाते हैं। तो या तो ये पूतंतु किससे जुड़ा होता है? दल से। और या फिर ये किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? या तो दल से जुड़ा होगा और या फिर किससे जुड़ा होगा? पुष्पासन से जुड़ा होगा। तो ये काम तो हो गया है हमारा किसका? पूतंतु का। पूतंतु के बाद में इस पुंकेसर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो होती है वो होती है हमारी पराग कोश। कौन सी संरचना होती है भाई? पराग कोश। तो ये सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। सबसे महत्वपूर्ण संरचना क्यों भाई? भाई ये तो देखो केवल एक डंठल था जो केवल जोड़ने का काम कर रहा है। बाकी जो आपके पराग कण बनने वाले हैं वो किसके अंतर्गत बनने वाले हैं? पराग जो कण हैं इसमें ही बनते हैं। पराग कण कहां बनेंगे? आपके पराग कोश में बनते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो पुंकेसर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इन पुंकेसर की लंबाई कितनी होती है? ये अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है। और क्या ध्यान रखना है आपको? पुंकेसर की संख्या व लंबाई अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। अलग अलग पुष्पों में मतलब किसी पुष्प में पुंकेसर हो सकता है कि 4 हो, किसी में हो सकता है 10 पुंकेसर हो, किसी में हो सकता है कि बहुत असंख्य पुंकेसर पाए जाएं, किसी में पुंकेसर छोटे हो सकते हैं, किसी में ये पुंकेसर लंबे भी हो सकते हैं। तो वो अलग अलग पुष्पों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि पुंकेसर क्या है, कैसी इसकी संरचना होती है। अब हम इस पराग कोश की संरचना को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं? पराग कोश की संरचना को। भाई बाहर से तो देख लिया ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले इसको हम काट कर देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर पराग कण कैसे बनते हैं, ये हम समझने वाले। तो ध्यान से समझना है, आराम से समझना है, बिल्कुल भी हमें जल्दीबाजी करनी नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। और जल्दी भागेंगे तो भग तो सकते हैं, हम हाथ पैर मार सकते हैं, लेकिन चीजें समझ में नहीं आएंगी फिर। तो आराम आराम से हमें पढ़ना है। तो अब हम क्या देखेंगे? पराग कोश की संरचना।
किसकी संरचना समझने वाले हैं? पराग कोश की संरचना को समझने वाले हैं। देखो, पहली बात तो ये समझो कि हमारा जो ये पराग कोश है, इस पराग कोश के अंतर्गत दो पालियां होती हैं। भाई ये तो नीचे का पूतंतु है जो अब की बार हमने छोटा बनाया है। ये दो पालियां हैं। कितनी पालियां हैं? दो पालियां। और इसकी प्रत्येक पाली में दो कोष्टक हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्टक हैं? दो। कैसे भाई? देखो, इसकी संरचना मैं आपको बताता हूं। यदि इसकी संरचना को हम काट कर देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये ऐसा दिखाई देगा। ये यहां से हम देखेंगे तो ये एक पाली हो गई और ये दूसरी पाली हो गई। और प्रत्येक पाली के अंतर्गत आपके दो कोष्टक पाए जाते हैं। कितने होते हैं? दो। जैसे एक यहां पर होता है, दूसरा यहां पर होता है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है। तो एक पाली में दो, दूसरी पाली में दो कोष्टक। ये इसको हम यहां से ऐसे काटेंगे ना तो दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो दिखाई देगा। तो हमने क्या क्या देखा भाई? कि जो पराग कोश है वो कैसा होता है? द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित। दो पालियां हैं, देखो, एक दो। इसको काटेंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। प्रत्येक पाली में दो कोष्टक हैं। कितने कोष्टक हैं? दो। कहने का मतलब ये हो गए कुल 4 कोष्टक हमारे पाए जाते हैं। कुल कितने कोष्टक हो गए हैं? 4। अब देखो, ये जो 4 कोष्टक जो हमारे हैं, ये जो 4 कोष्टक हैं, ये एक ऐसी संरचनाएं हैं जिनके अंतर्गत हमारे लघु बीजाणु बनते हैं। ध्यान से सुनना कि लघु बीजाणु जो होते हैं, लघु का मतलब होता है छोटा और बीजाणु का मतलब होती हैं संरचनाएं। जो हमारा परागकण बनेगा वो इन्हीं लघु बीजाणुओं से बनेगा। तो ये लघु शब्द जहां लग रहा है वो किससे संबंधित है? हमारे नर जननांग से संबंधित है। तो ये लघु बीजाणु जहां पर बनते हैं वो किसके अंतर्गत बनते हैं? इन कोष्टकों के अंतर्गत। और ऐसी कोई भी संरचना जिसके अंतर्गत आपके लघु बीजाणु बनते हैं या आपके लघु बीजाणु पाए जाते हैं तो उस संरचना को हम बोलेंगे लघु बीजाणु धानी। धानी का मतलब वह संरचना जिसके अंतर्गत वो बीजाणु बने रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया है कि जो ये टोटल 4 कोष्टक होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। तो समझ में आ गया होगा कि इन्हें लघु बीजाणु धानी क्यों कह रहे हैं। कितनी लघु बीजाणु धानी हो गई? 1 2 3 और 4। टोटल 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं एक पराग कोश में। ये लघु बीजाणु धानी है। अब देखो, ये लघु बीजाणु है, अल्टीमेटली इन्हीं से किसका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होगा। लघु बीजाणु आगे परिपक्व होकर किसका निर्माण करते हैं? पराग कणों का निर्माण करते हैं। और ये पराग कण जब भी बनते हैं, क्योंकि ये भी लघु बीजाणुधानी में उपस्थित होंगे, तो लघु बीजाणुधानी वास्तव में जब ये पराग कण बनेंगे उस समय उसको हम क्या बोल देंगे भाई?
उसको हम बोल देंगे परागकोश। उसे हम क्या बोल देंगे? परागकोश या पोलन सेक कहते हैं। तो देखो ये केवल समझने की बात है कि लघु बीजाणु होंगे उनसे बनेंगे आपके परागकण। जहां पर आपके लघु बीजाणु पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। जैसे ही आपके लघु बीजाणु किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? परागकण में। तो क्योंकि परागकण अब उपस्थित हैं, इसी कारण इस लघु बीजाणुधानी को अब क्या बोलने लग जाएंगे? हमें परागकोश बोलने लग जाएंगे, पोलन सेक कहने लगे जाएंगे। तो अब ध्यान से समझने की बात यह है, सॉरी परागकोश नहीं, पराग धानी, या इसे हम पोलन सेक कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। और ये टोटल कितनी होती हैं? 4। तो ये 4 हमें पता चल गया है। अब जो ये लघु बीजाणुधानी होती हैं, इनकी जो ये भित्ति है, भाई ये वाली भित्ति है, ये भित्ति है, ये भित्ति है और ये भित्ति है। भित्ति का मतलब होगी इनकी दीवार। भित्ति का मतलब क्या होगी? इनकी दीवार। ये जो दीवार होती हैं, ये कैसे बनी होती हैं? ये कैसे बनी होती हैं? तो देखो भाई, इनकी जो भित्ति है, इसकी दीवार में 4 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं? 4। सबसे पहले सबसे बाहरी बाहर की तरफ की परत पाई जाती है। सबसे बाहरी बाहर की एक परत होती है, और क्योंकि ये सबसे बाहरी बाहर की तरफ है, इस कारण इसे क्या बोला जाता है? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? देखो, इसे हम बाह्य त्वचा या क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो सबसे पहली परत हो गई। फिर जो दूसरी परत होती है, जो दूसरी परत होती है, ये दूसरी परत हो गई। इस दूसरी परत को हम क्या कहते हैं? अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम या इसे एंडोथीसियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? एंडोथीसियम कहा जाता है। तो ये 2 परत हो गई। सबसे बाहरी बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम। इसके बाद में जो तीसरे नंबर की परत होती है, जो तीसरे नंबर की परत होती है, उस परत को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मध्य परत। उसे हम क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं या मिडिल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। और अब आ जाती है सबसे आंतरिक परत। अब हमारी आ जाती है सबसे आंतरिक और सबसे मेन परत। और ये जो सबसे आंतरिक परत होती है, यह आपकी किसके चारों तरफ है? ये इस लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ पाई जाती है। जैसे इसके चारों तरफ भी है, इसके चारों तरफ भी है, ऐसे इसके चारों तरफ भी है। सभी चारों जो लघु बीजाणुधानियां हैं, इनकी चारों तरफ आपकी सबसे आंतरिक परत है।
ऐसे। तो ये जो सबसे आंतरिक परत होती है, इस परत को हम बोलते हैं टेपिटम, और ये सबसे मुख्य परत है। इस परत को क्या कहा जाता है? टेपिटम कहा जाता है। याद रखना है कि जो हमारी लघु बीजाणुधानी होती है, इस लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति होती है, कहने का मतलब जो इसकी दीवार होती है, इसमें टोटल कितनी परत पाई जाती हैं? 4 परत पाई जाती हैं। ये जो 4 परत होती हैं, सबसे बाहर की तरफ होती है हमारी बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस। दूसरे नंबर पे होती है अंतस्थीसियम अर्थात एंडोथीसियम। तीसरे नंबर पे होती है हमारी मध्य परत अर्थात मिडिल लेयर, और सबसे आंतरिक परत होती है वो होती है हमारी कौन सी? टेपिटम। इन 4 परतों के नाम आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम ध्यान रखना है वो रखना है हमें किसको? टेपिटम को। तो आपको पता चल गया है कि टोटल कितनी परत हैं? 4। भित्ति में कितनी परत हैं? 4। सबसे पहले बाह्य त्वचा, नंबर 2 अंतस्थीसियम, नंबर 3 मध्य परत, और नंबर 4 टेपिटम। ये 4 परत पाई जाती हैं। अब देखो, ये जो 3 परत होती हैं बाहर वाली, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य परत, ये 3 परत होती हैं, ये पराग कोश के स्फुटन में मदद करती हैं, पराग कोश के फटने में मदद करती हैं। जब पराग कोश फटेगा, इसमें से पराग कण निकलेंगे, उसके स्फुटन अर्थात फटने के समय कौन सी परत मदद करती है? हमारी ये 3 परत मदद करती है। और जो ये चौथी परत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। इसका जो जीवद्रव्य होता है, यहां पर लिख देता हूं मैं इसका, कहने का मतलब ये जो कोशिकाएं हैं, टेपिटम की कोशिकाएं, इनके जीवद्रव्य एकदम गाढ़ा होता है। क्यों भाई? इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस कारण टेपिटम की जो भी कोशिकाएं हैं, इनका जो जीवद्रव्य है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, वो कैसा होता है? गाढ़ा। तो इनका जीवद्रव्य कैसा होता है? गाढ़ा होता है। और इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि इनके अंतर्गत आपके केंद्रक होते हैं, वो 1 से अधिक हो सकते हैं। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंतर्गत आपके 1 से अधिक केंद्रक पाए जा सकते हैं। तो आपने क्या क्या समझा? आपने पराग कोश की पूरी संरचना को समझा कि पराग कोश होता है वो द्विपालित होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं, तो टोटल 4 कोष्ठक हो गए। ये जो पराग कोश होता है, उसके अंतर्गत सबसे पहले एक संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर कहते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं, ये जिस संरचना में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ये वास्तव में ये कोष्ठक ही होते हैं। इस कारण 4 आपकी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, क्योंकि लघु बीजाणु आगे परिपक्व होकर किसका निर्माण करेंगे? परागकण का। इस कारण हम लघु बीजाणुधानी को आपके पोलन सेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सेक या पराग कोश भी कहते हैं, और या इसे परागकण धानी भी कहते हैं। इसकी जो भित्ति है वो 4 परतों से मिलकर बनी है। सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा अर्थात आपकी एपिडर्मिस, फिर अंतस्थीसियम अर्थात
थीसियम, फिर आपकी मिडिल लेयर और फिर आंतरिक टेपिटम। ये पराग कोश के स्पुटम उसके फटने में मदद करती हैं, जिसके कारण से आपका पराग कण होता है वो क्या होता है, फैल जाता है चारों तरफ। और इसके अलावा टेपिटम होती है, ये पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसका जीवदर्य होता है टेपिटम की कोशिकाओं का, वो गाढ़ा होता है एकदम। इसके अंतर्गत आपके एक से अधिक केंद्रक पाए जा सकते हैं। तो ये आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आपका जैसे भी समय मिलेगा उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सही तरीके से कंप्लीटली डीपली एकदम पढ़ना है, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद में वीडियो को आगे देखें। और अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा लघु बीजाणु जनन होता है वो क्या होता है। तो अब हम देख रहे हैं लघु बीजाणु जनन को, लघु बीजाणु जनन। देखो, हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा पराग कोश होता है उसके अंतर्गत 4 क्या पाई जाती हैं, लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। क्या होती हैं भाई, 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं, लघु बीजाणु धानी। और ये जो लघु बीजाणु धानी होती हैं इनके अंतर्गत आपकी कोशिकाएं भरी रहती हैं। कोशिकाएं बोल दो या उत्तक बोल दो, तो इसके अंतर्गत क्या भरे रहते हैं, उत्तक। और उस उत्तक को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जन उत्तक। क्या कहते हैं भाई, लघु बीजाणु जन उत्तक कहते हैं, क्योंकि इसी उत्तक से, इन्हीं कोशिकाओं से हमारा क्या बनने वाला है, लघु बीजाणु बनने वाला है। और यह लघु बीजाणु उत्तक होता है, यह द्विगुणित होता है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित पाई जाती हैं। अब देखो, लघु बीजाणु जन उत्तक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी जो कोशिकाएं हैं वही वास्तव में किसका निर्माण करेंगी, लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। इन्हीं कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो इसी कारण से ये जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। मात्र का मतलब इनसे बनेंगे, शॉर्ट में इसे बोला जाता है एमएमसी। क्या बोला जाता है, एमएमसी, अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल। लघु बीजाणु के लिए हो गया माइक्रोस्पोर, मात्र के लिए हो गया मदर, और कोशिकाओं के लिए हो गया सेल। तो इन्हें एमएमसी या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, पराग मात्र कोशिका, पीएमसी कहते हैं। एमएमसी या फिर इन्हें पीएमसी कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इन्हीं से वास्तव में लघु बीजाणु बनेंगे। और लघु बीजाणु अल्टीमेटली जब विकसित होगा, जब परिपक्व होगा, तो किसका निर्माण करेगा, पराग कणों का निर्माण करेगा। तो चाहे से आप लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोल दो, चाहे से आप पराग मात्र कोशिका बोल दो, ये इन्हीं कोशिकाओं को कहा जाता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है, हमारा अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती। तो जो यहां पर द्विगुणित कोशिकाएं थी वो कैसी हो जाएंगी, आपकी अगुणित हो जाएंगी। और इनसे निर्माण हो जाएगा वास्तव में किसका, लघु बीजाणु का निर्माण हो जाएगा।
किसका निर्माण हो जाएगा? लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु होता है, ये कैसी कोशिकाएं होती हैं? अगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो समझ गए होंगे कि कैसे आपके लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब देखो, हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का जो निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। भाई, लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके बनने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है। कैसी कोशिकाएं होती हैं, कौन सी द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, यह आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब शुरुआत में ये लघु बीजाणु कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? भाई देखो, एक पराग मात्र कोशिका से जब आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये क्योंकि दो चरणों में पूर्ण होगा, फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से पहले एक से कितनी बन जाएंगी? 2, और 2 से अल्टीमेटली कितनी बन जाएंगी? 4। तो एक जो एमएमसी होती है, उससे टोटल आपकी 4 क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। एक से कितने बनते हैं भाई? 4, याद रखना। और जब ये 4 लघु बीजाणु बनते हैं, तो ये चारों अलग अलग नहीं होती। शुरुआत में ये चारों अलग अलग नहीं होती हैं। शुरुआत में ये चारों लघु बीजाणु होते हैं, ये एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये चारों लघु बीजाणु होते हैं, ऐसे एक साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। और ये चारों लघु बीजाणु एक साथ जब पाए जाते हैं, तो इस कंप्लीट संरचना को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लघु बीजाणु चतुष्क। माइक्रोस्पोर टेट्राड इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड इसे कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि लघु बीजाणु जनन क्या है, कैसे ये पूरा होता है, इसमें कौन सा विभाजन होता है, और अल्टीमेटली कितने लघु बीजाणु बनते हैं। अब जो ये 4 लघु बीजाणु हैं, ये जब अलग हो जाएंगे, तो प्रत्येक एक जो लघु बीजाणु है, यही बाद में किस में विकसित हो जाएगा? पराग कण में विकसित हो जाएगा। तो देखो, अब हमें लघु बीजाणु तक तो समझ में आ गया कि लघु बीजाणु कैसे बना है। अब हम देखेंगे कि लघु बीजाणु से आपका पराग कण कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारे समझ में आ गया है कि लघु बीजाणु चतुष्क होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु चतुष्क, अर्थात माइक्रोस्पोर टेट्राड पाया जाता है। जब यह परिपक्व होता है, तो यह आपके चारों लघु बीजाणु होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ये चारों लघु बीजाणु होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और प्रत्येक से आपके 4 पराग कण विकसित हो जाते हैं। इनसे क्या हो जाते हैं? 4 पराग कण विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में लघु बीजाणु है, वही परिपक्व होकर किसका निर्माण करेगा? पराग कणों का निर्माण करेगा। अब जो पराग कण होता है, ध्यान से सुनना, क्या होता है भाई? पराग कण। इस पराग कण से अल्टीमेटली जो बनेगा, वो बनेंगे हमारे नर युग्मक। पराग कण में या पराग कण से आपके क्या बनेंगे? नर युग्मक बनते हैं।
और ऐसी कोई भी संरचना जिससे आपके नर युग्मक बनते हैं या मादा युग्मक बनते हैं, क्योंकि यहां पर हम नर की बात कर रहे हैं, तो जिससे भी नर युग्मक बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद कहने का मतलब गेमिटोफाइट। क्या कहते हैं? गेमिटोफाइट कहते हैं। मेल गेमिटोफाइट इसे कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में पराग कण के अंतर्गत आपके दो नर युग्मक बनने वाले हैं। कितने नर युग्मक बनने वाले हैं? दो। और इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ये आपको याद रखना है। हम लघु बीजाणु को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। परागकण को कहते हैं। तो ये यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा किसको समझ लेते हैं? इस परागकण की संरचना को समझते हैं। किसको समझते हैं? परागकण की संरचना को। तो देखो भाई, परागकण की संरचना। देखो, परागकण होते हैं ये सामान्यतया गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। हालांकि इनका आकार होता है वो अलग अलग प्रकार की पादपों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये कैसे होते हैं? गोलाकार। इसके बाहर की तरफ दो आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं? दो। जैसे ये एक आवरण हो गया है, और ये हमारा दूसरा आवरण हो गया है। ऐसे इसके बाहर की ओर दो आवरण पाए जाते हैं। यदि हम बात करें तो जो इसका सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी बाहर का आवरण होता है, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य चोल। इसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। और ये जो बाह्य चोल होता है ये बीच बीच में कहीं पर टूटा हुआ रहता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जनन छिद्र या रंध्र कहते हैं। जनन छिद्र या रंध्र कहते हैं। ये बाह्य चोल होता है, बाह्य जो आवरण होता है ये आपका किसका बना होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाह्य चोल होता है, इसके अंतर्गत आपका स्पोरोपोलेनिन कौन सा पदार्थ पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। और ये स्पोरोपोलेनिन है, ये आज तक पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से एक ऐसा पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ इसे माना जाता है। किसको? स्पोरोपोलेनिन को। जिसके ऊपर कोई किसी एसिड का असर नहीं होता है, किसी बेस का अर्थात क्षार का असर नहीं होता है। कोई पृथ्वी पर अभी तक हमें ऐसा एंजाइम पता नहीं है जो इस स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। तो फिर अगर ये इसको तोड़ ही नहीं सकता, कोई भी एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकता है, तो परागकण का अंकुरण कैसे होगा? इसीलिए परागकण के अंकुरण के लिए आपके क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। जो ये आपका बाह्य चोल होता है एकदम समतल नहीं होता है, इस पर बीच बीच में कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। जैसे आपको यहां पर दिखाई गई हैं, ये कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। एक तरीके से पूरा प्रिपेयर होता है। इसके बाद में
इसके अंदर की तरफ जो हरे रंग वाली परत है यह होती है अंतःचोल। इसे क्या कहा जाता है? अंतःचोल कहा जाता है। और ये जो अंतःचोल होता है ये हमारा किससे बना होता है? सेल्यूलोज प्लस पेक्टीन से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है भाई? सेल्यूलोज प्लस पेक्टीन से मिलकर बना होता है। तो आपके दो आवरण हो गए हैं परागकण के बाहर की तरफ, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल किसका बना है? स्पोरोपोलेनिन का। इसमें बीच बीच में जो छिद्र हैं उसे क्या कह रहे हैं हमें? जनन छिद्र। और इसके अलावा अंदर की तरफ जो आवरण है उसे क्या बोलते हैं? अंतःचोल। इसके बाद में ये होती है, वो होती है इसकी प्लाज्मा झिल्ली। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। और इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आपका क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये इसके अंतर्गत आपका क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब जो ये कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक होता है। और इसके अलावा एक विशेष प्रकार की छोटी सीक क्या पाई जाती है आपकी? इसमें एक छोटी सीक तरकुर रूपी कोशिका होती है, तरकुनुमा कोशिका होती है। वो इस कोशिका में ही पाई जाती है। इस छोटी सी कोशिका को तो हम कहते हैं जनन कोशिका। क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। और ये जो बड़ी कोशिका होती है इसे हम क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं। तो देखो ध्यान से, पहले एक बड़ी कोशिका है जिसे हम कायिक कोशिका कह रहे हैं, और इस कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में ही एक आपकी क्या पाई जाती है? जनन कोशिका पाई जाती है, जो इसके जीव द्रव्य में ही तैरती रहती है। तरकुनुमा कोशिका होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जनन कोशिका बोल रहे हैं। तो वास्तव में एक परागकण में कितनी कोशिकाएं हो गई हैं? दो कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं हो गई हैं? दो। अभी तक तो दो हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपकी परागकण की संरचना पाई जाती। तो ये देखो भाई, यहां पर क्या क्या पढ़ा हमने कि परागकण होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। इनका जो आकार होता है ये 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। 25 से लेकर कितना होता है? 50 माइक्रोमीटर तक पाया जाता है। कितने आवरण होते हैं? दो। बाहरी आवरण होता है बाह्यचोल। किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। इसकी विशेषता कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला जैविक रूप से उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसको कोई एसिड, कोई बेस, कोई एंजाइम नहीं गला सकता है। इसके बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं जनन छिद्र से जब हमारी ये कायिक कोशिका होगी, जब ये अंकुरण करेगी, क्या करेगी? अंकुरण, विकसित होगी, तो किसका निर्माण करेगी? पराग नलिका का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और ये पराग नलिका है, ये वास्तव में किससे बाहर निकलेगी? इन जनन छिद्रों से बाहर निकलेगी। तो आपसे पूछे कि पराग नलिका कौन सी कोशिका बनाती है, तो वो बनाती है हमारी कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका। और ये जनन कोशिका होगी, ये अल्टीमेटली आपके क्या बनाएगी? दो नर युग्मक बनाएगी। कितने नर युग्मक बनाएगी? दो नर युग्मक बनाएगी। तो यह आपको ध्यान रखना है कि परागकण की कैसी संरचना पाई जाती है। सामान्य तौर पर जो परागकण होता है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? दो। लेकिन अल्टीमेटली कितनी होने वाली हैं? तीन। कैसे भाई?
एक तो हो जाएगी हमारी कायिक कोशिका, और बाद में ये जनन कोशिका विभाजित होकर कितने नर युग्मक बना लेगी? 2। तो 3 कोशिकाएं हो जाती हैं, लेकिन कब होंगी ये डिपेंड करता है। देखो, आपको ध्यान क्या रखना है कि पराग कण होता है, ये 2 कोशिकीय अवस्था में है, और अल्टीमेटली ये 3 कोशिकाएं बनाने वाला है। भाई पहले होता है 2 में, और बाद में कितनी बनने वाली हैं? 3। लेकिन ज्यादातर पादप ऐसे होते हैं जिसमें पराग कण होता है, वो पराग कोश से 2 कोशिकीय अवस्था में ही बाहर निकल जाता है। कैसी अवस्था में? 2 कोशिकीय अवस्था में। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 60% पादप होते हैं, 60% पादप होते हैं, वो 2 कोशिकीय अवस्था में ही पराग कोश से बाहर निकलते हैं। मतलब 60% पादपों के अंतर्गत हमारा जो पराग कण होता है, जब बाहर निकलता है पराग कोश से, उस समय वो कौन सी अवस्था में होता है? 2 कोशिकीय अवस्था में होता है, जिसके अंतर्गत आपकी एक तो होती है कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका, प्लस एक होती है आपकी कौन सी कोशिका? जनन कोशिका। ये देख लो, शेष कितने पादप बच गए हैं? 40% पादप। वो 3 कोशिकीय अवस्था में उनका क्या होता है? बाहर निकलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अब 3 का मतलब क्या हो गया है? एक तो होती है हमारी कायिक कोशिका, प्लस ये जनन कोशिका विभाजित होकर क्या बना लेती है? 2 नरी युग्मक। तो क्या बन जाते हैं? 2 नर युग्मक बन जाते हैं। देखो अल्टीमेटली ये भी 3 बनेंगे, लेकिन ये कब बनेंगे? जब हमारा पराग कण पराग उसके ऊपर पहुंच जाएगा, हमारी वर्तिकाग्र के ऊपर, तो निषेचन के समय बनेंगे। अभी तक कितनी अवस्था में रहेंगे? 2 कोशिकीय अवस्था में ही रहेंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि पराग कण कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, कौन सी अवस्था में ये पाए जाते हैं। देखो पराग कण होते हैं, इनका जो अंकुरण होता है, अंकुरण का मतलब इनसे पराग नलिका निकलेगी। अंकुरण का मतलब क्या होता है? पराग नलिका निकलना। ये अलग अलग प्रकार के पादपों में अलग अलग होता है। जैसे जैसे आपका गेहूं होता है, और इसके अलावा चावल अर्थात धान होता है, उसमें पराग कण का अंकुरण होता है, वो आधे घंटे में हो जाता है। कितने घंटे में हो जाता है? केवल आधे घंटे में हो जाता है। तो 30 मिनट या फिर आधे घंटे में अंकुरण हो जाता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें इनका अंकुरण होता है, जिनमें इनका अंकुरण होता है, यह कुछ महीनों बाद में भी हो सकता है, मतलब लंबे समय बाद में भी हो सकता है। और इसमें आपको उदाहरण आपको याद रखना है, कौन कौन से? रोजेसी कुल के पादप, लेग्यूमिनोसी कुल के पादप, और सोलोनेसी कुल के पादप। इनके जो पादप होते हैं, इनका अंकुरण महीनों में होता है।
तो ये अलग अलग पादप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पराग कण का अंकुरण है वो कितने समय बाद में हो सकता है। तो ये आपके सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि जैसे हम बीजों को संरक्षित रखते हैं, बीजों को बचाकर रखते हैं कि आगे भविष्य में कभी हम काम में लेंगे, उसी प्रकार से हम पराग कणों को भी बचाकर रखे सकते हैं। पराग कणों को बचाकर जहां रखा जाता है तो जिस जगह पर उसको रखा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पराग बैंक कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पराग बैंक कहा जाता है। और ये पराग बैंक होते हैं, यहां पर किसका संरक्षण किया जाता है? पराग कणों का संरक्षण किया जाता है, उनको बचाकर रखा जाता है कि भविष्य में मान लो कभी वो पादप विलुप्त हो जाए तो उस समय उनका उपयोग किया जा सकता है। ये जो पराग बैंक होते हैं जब इनको बचाते हैं तो उस समय जो तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इनको संरक्षित रखा जाता है। कितने तापमान पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनको संरक्षित रखा जाता है। तो ये सारा सब कुछ आपको बता दिया है किसके बारे में? पराग कणों के बारे में। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लो कि ये जो पराग कण होते हैं इनमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं बहुत सारे। पराग कणों में जो न्यूट्रिशन होता है वो भर भर के होता है और इसी कारण से पोषक होते हैं, इस कारण से इनका उपयोग होता है। ये धावक करते हैं। धावक का मतलब जो तेज दौड़ने वाले एथलीट होते हैं, जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। इसके अलावा घोड़ों को खिलाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। एनर्जी बूस्टर के रूप में शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पराग कणों से क्या हो सकती है? एलर्जी भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है? पराग कणों से एलर्जी भी हो सकती है। जैसे कि एक एलर्जी कौन से पराग कणों से विशेष रूप से होती है? एक घास होती है जिसे हम बोलते हैं पार्थेनियम। कौन सी घास होती है? पार्थेनियम, जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजर घास। इसके पराग कणों से सामान्य तौर पर क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। तो ये सारी तो बाकी एक्स्ट्रा चीजें थी, आपको मेन चीजें बहुत सारी बता दी हैं। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीटली समझा है कि कैसे हमारी पुंकेसर की संरचना पाई जाती है और कैसे उससे हमारा पराग कण बनता है, इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और पराग कण होते हैं उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो ये सब कुछ हमने देख लिया है। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम स्त्रीकेसर की संरचना को समझेंगे और उससे हमारे मादा युग्मक का कैसे निर्माण होता है उसको समझने वाले हैं। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।